डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन। बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। भले ही हैंडसम था, हैरिस हमेशा एक आदमी था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह खुद को बिगाड़कर औरत बन गया होगा। लेकिन जैसे ही वह यह सोचता है तो प्रिंसेस प्रोटैगनिस्ट के पास आती है और पूछती है कि उसने अभी क्या कहा। डेवी माफ़ी मांगता है, कहता हुआ कि वह बस जोर से सोच रहा था और गलती हो गई। वह फिर उसे जाने देने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। इसी बीच प्रिंसेस वैलेंटियन को डांटती है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि फैलन की इलियाना सच में बहुत खूबसूरत दिखती है, लेकिन वही वैलेंटियन के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डेवी का मानना है कि बदसूरत होने के अलावा एरोगेंट प्रिंस अनकैरिस्मेटिक है। अपनी तरफ से इलियाना कहती है कि अगर वैलेंटिन सच में खुद को एक इज्जतदार नाइट मानता है तो उसे उन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्हें उसने ऑफेंड किया है। एरोगेंट प्रिंस के चेहरे से जज करते हुए उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इरादों के बावजूद इतना घमंडी इंसान आसानी से माफ़ी नहीं मांगेगा। इस केस में उसने कहा कि वह वैलेंटिन द्वारा प्रस्तावित डुएल एक्सेप्ट करता है। इलियाना पूछती है कि क्या वह सच में सीरियस है। उसने कहा कि यह एक बेकार की लड़ाई है और डेवी को इसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि फैसला उसका है, और अगर वैलेंसियन ने अभी तक प्रपोजल से हार नहीं मानी है तो वह अभी उससे डुएल करने को तैयार है। थोड़ी देर बाद डेवी एक लकड़ी की तलवार उठाता है और सोचता है कि काफ़ी वक्त हो गया है जब उसने ऐसी कोई चीज़ यूज़ की थी। बरीस पास आता है और प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि भले ही वह स्ट्रांग है, उसका अपोनेंट एक टूर्नामेंट कंपेटिटर है। डेवी यह बहुत अच्छी तरह जानता है। डेवी बहुत अच्छी तरह जानता है। डेवी बहुत अच्छी तरह जानता है और अपने परेशान भाई बहन को देखकर उसने उन दोनों को तसल्ली देने की कोशिश की। उसका अपोनेंट मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसे ताना मारता है, कहता हुआ कि अगर वह बस एक एमेचर की तरह तलवार चला रहा है तो उसे अभी हार मान लेनी चाहिए और अपने भाई बहन को परेशान करना बंद करना चाहिए। उसने यह भी कहा कि अगर डेवी हार मान लेता है और घुटनों पर माफ़ी मांगता है तो वह उसे माफ़ करने पर विचार कर सकता है। परेशान होकर बारिस अपने भाई का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन डेवी उसे रोकता है और कहता है कि बातों से ज़्यादा काम बोलते हैं। इस केस में वैलेंसियन दावा करता है कि वह नहीं हारेगा, और क्योंकि ऐसे सिनारियों में डेवी का जीतना इम्पॉसिबल है, वह खुद घुटनों पर झुकेगा और उसकी सुपीरियॉरिटी को मानेगा। प्रोटैगनिस्ट इस प्रपोजल पर सहमत होता है, लेकिन कहता है कि जब वह हारे तो उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगले डेवी सोचता है कि वह लड़ाई को कैसे हैंडल करेगा। आखिरकार दूसरों की नज़र में वह बस एक कमज़ोर प्रिंस है जो मुश्किल से कोमा से ठीक हुआ है, तो वह ऐसी मामूली लड़ाई में अपनी असली ताकत रिवील नहीं करना चाहता। इसके साथ उन्होंने लड़ाई शुरू की, लेकिन वैलेंटियन सोचता है कि प्रोटैगनिस्ट डरा हुआ है, क्योंकि उसने सोचा था कि डेवी खड़े रहने की बजाय पहला मूव करेगा। यह सुनने के बाद प्रोटैगनिस्ट को एक आइडिया आता है। वह अपने ओपोनेंट की तरफ पूरी ताकत से हमला करता है। वैलेंसियन को इस अचानक हमले से काफ़ी हैरान कर देता है, लेकिन हमला करने की बजाय डेवी जानबूझकर ज़मीन पर वार करता है और दिखावा करता है कि उसकी तलवार उसके हाथों से गिर गई है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि तलवार उसके ओपोनेंट के चेहरे पर लग जाती है, जबकि वैलेंटिन को एक ज़बरदस्त वार लगता है। डेवी दिखावा करता है कि लापरवाही की वजह से उसकी तलवार फिसल गई, लेकिन यह सब उसके प्लान का हिस्सा था। उसने अपने ओपोनेंट को अपनी ताकत रिवील किए बिना गिरा दिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वैलेंटिन को बेइज्जती महसूस होती है, क्योंकि जिस वार से वह गिरा वह असल में उसके ओपोनेंट की गलती थी। और तो और दूसरे लोग भी वैसा ही सोचते हैं और जल्दी से कमेंट करते हैं कि उसकी हार कितनी शर्मनाक थी। गुस्से में वैलेंटियन ज़मीन से उठ खड़ा होता है, अपने ओपोनेंट को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, लेकिन डेवी कहता है कि उसके लिए उसके ओपोनेंट को बेहतर ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि उन पोएटिक स्किल्स के साथ वह किसी को भी ख़त्म नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वार्टर बात करते हैं जोल की मार्केट की कार्यकार करते हैं। वैलेंटिन ने प्रोटैगनिस्ट पर हमला किया, उसे घायल करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, फिर भी वह एक भी वॉर नहीं कर पाया, जबकि डेवी इसके विपरीत को पसीना तक नहीं आ रहा था, महसूस करते हुए कि वह हार के करीब था। वैलेंटियन मायूसी में डूब गया, सोचता हुआ कि वह इतने बड़े डिसएडवांटेज में क्यों था। जीने की कोशिश में अधूरा रह गया, उसे गिरा दिया गया और भीड़ ने उसे अपने ओपोनेंट के सामने गिरते हुए देखा। हारने के अलावा उसे सिर्फ प्रोटैगनिस्ट के तानों को ही नहीं सहना पड़ा, बल्कि उन बाकी लोगों से भी जिन्होंने वैलेंटियन को एक से ज़्यादा बार हारते हुए देखा था। परेशान होकर उसने सबको चुप रहने को कहा, डिक्लेयर करते हुए कि वह और बकवास नहीं सुन सकता था। इसी बीच डेवी ने नोट किया कि उसका शत्रु सिर्फ हारा नहीं था, उसकी पब्लिकली बेइज्जती हुई थी।
वही प्रिंस द्वारा जिसे सबने अब तक कमजोर समझा था। प्रोटैगनिस्ट का मानना था कि उसकी फेंसिंग टेक्निक सुपीरियर थी, उसके ड्रंकन स्टैंस के यूज की वजह से। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस फाइटिंग स्टाइल में ओपोनेंट को धोखा देना था, यह दिखाते हुए कि उसे नहीं पता कि वह क्या कर रहा है, बिल्कुल एक शराबी की तरह। यह टेक्निक डॉग गोजुन ने इन्वेंट की थी, जो हीरोज के पैंथियन में सबसे बड़ा शराबी था, और उस खरगोश द्वारा भी, जिसे सबसे बुरा और शैतानी फेंसिंग स्टाइल बनाने में इंटरेस्ट था। प्रोटैगनिस्ट यह जानता था क्योंकि वह मंदिर में अपने वक़्त के दौरान उस आदमी से खुद मिला था। डैकोजुन टेक्निक बनाने की तारीफ करता रहता था, फिर भी वह यह भी जानता था कि यह स्टाइल सच में कितना मैलिशियस था। डेवी ने हमेशा सुना था कि ऐसी टेक्निक सिर्फ उस शख्स के खिलाफ यूज़ किया जाना चाहिए जो सच में इसका हकदार हो। तो प्रोटैगनिस्ट शुरू से ही जानता था कि इसके क्रिएटर्स भी इस टेक्निक को टैबू मानते थे, इसलिए नहीं कि टेक्निक बहुत तेज़ या स्ट्रांग थी। बाथी की संबंधित टेक्निक बाथी की संबंधित गारिंग प्रेस्टेशन, बल्कि इसलिए कि यह एक ओपोनेंट को कितना मैनिपुलेट और धोखा दे सकती थी। इसीलिए यह स्टाइल सेल्फ डिफेंस या ऑफेंस के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि दूसरों के सामने एक ओपोनेंट को पूरी तरह से बेइज्जती करने के लिए। यह स्टाइल ओपोनेंट के अटैक्स के दौरान उसकी खामियों पर निशाना लगाता था, एक जानलेवा वार करता था, जिससे यह उस मकसद के लिए बहुत इफेक्टिव था। इस तरह शत्रु एक लैबिरिंथ में खोए हुए चूहे जैसा हो गया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जितने ज़्यादा लोग देखते थे, उतना ही बुरा था टेक्निक के टारगेट के लिए। बिल्कुल वही जो अब हो रहा था। अपने ओपोनेंट के साथ इतनी देर तक खेलने के बाद डेवी सोचता है कि क्या वह बहुत खुशकिस्मत था या वैलेंटियन बस सच में बेकार था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसे यह स्टाइल यूज़ करना बहुत मज़ेदार लगा कि यह उसके लिए परफेक्ट है। डेवी का मानना था कि यह स्टाइल सबसे अच्छा है उस शख्स के लिए जो लड़ाई करते वक्त मज़ा लेना चाहता है, उसकी तरह नहीं। उसका ओपोनेंट बिल्कुल भी मज़ा नहीं कर रहा था। गुस्से में वैलेंटियन ने अपनी पावर्स मैनिफेस्ट की। डेवी को धरती से खत्म करने का इरादा था। बेनेटिस ने डिक्लेयर किया कि यह बस एक फ्रेंडली ट्रेनिंग मैच था। पूछा कि क्या वैलेंटिन अपनी पावर्स यूज़ करने के लिए पागल हो गया है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने अपने शत्रु के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। इस बारे में सोचते हुए डेवी ने सोचा कि अगर वह इस हमले से बच निकला तो वह सिर्फ किस्मत को बहाना नहीं बना सकता। इसके अलावा वह जानता था कि जब से डुएल शुरू हुआ था तब से उसे देखा जा रहा था। वैलेंसियन अपनी तरफ से ने मौके का फ़ायदा उठाया और प्रोटैगनिस्ट पर तेज़ी से हमला किया, लेकिन जैसे ही उसने वार करने की कोशिश की, वह हैरान हो गया क्योंकि डेवी ने एक बार फिर हमले से बचाव किया। सिर्फ उसने अपने शत्रु को हैरान ही नहीं किया, बल्कि उसने सिचुएशन को अपने फ़ायदे में बदल दिया, वैलेंसियन को अनबैलेंस किया और ज़मीन पर गिरा दिया। इस तरह एरोगेंट प्रिंस को डेवी की सुपीरियरिटी का एहसास हुआ, लेकिन बदले में प्रोटैगनिस्ट ने पब्लिक के सामने उसे कम आंकने की कोशिश की, दिखावा करते हुए कि वह बस फिसल गया था और सिर्फ किस्मत से उसने अपने ओपोनेंट को निशस्त्र कर दिया। लोगों का रिएक्शन प्रिंस वैलेंशियन के लिए नफरत भरा था, और इसके बावजूद इससे डेवी की डुएल में जीत पक्की हो गई। डुएल के बारे में सवाल उठाए गए। लोग सोच रहे थे कि क्या वैलेंटियन हमेशा से इतना पैथेटिक था जितना वह आज दिखा था, और क्या प्रिंस डेवी सच में वही शख्स था जो हाल ही में कोमा में था। डेवी ने खुद को जस्टिफाई किया, कहा कि वह मुश्किल से अपनी तलवार को ठीक से पकड़ पा रहा था, जिससे वह अनबैलेंस हो गया था, लेकिन किस्मत उसके साथ थी। यह सुनकर विनली ने रिमार्क किया कि उसके भाई ने उस दिन अपनी सारी किस्मत यूज़ कर ली होगी, लेकिन जो कुछ लोगों के लिए एक महान शो था, वह इलियाना के लिए पूरी तरह से वक्त की बर्बादी थी। उसे जो देखा वह काफ़ी बेवकूफ़ी भरा लगा, तो उसने अपनी पीठ घुमा ली और चली गई। डेवी ने यह नोटिस किया और कंक्लूजन निकाला कि प्रिंसेस काफ़ी कोल्ड थी। कुछ देर बाद डेवी अपने भाइयों द्वारा डांटा गया। सिर्फ वह इरेस्पॉन्सिबल ही नहीं था, बल्कि उसने काफ़ी हंगामा भी किया था। डेवी ने खुद का बचाव किया, कहा कि आखिर में सब ठीक हो गया और जो हुआ उस पर स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं था। बेनेटिस ने आर्ग्यू किया कि डेवी खुशकिस्मत था क्योंकि उसके अपोनेंट की सच में एक एक्सप्लोसिव पर्सनालिटी थी और यह बहुत आराम से जानलेवा हो सकता था। उसने मेंशन किया कि जुड़वां बच्चे पहले वैलेंटियन से मिल चुके थे और उसकी स्किल्स को फर्स्ट हैंड देखा था, और उसके बाद वैलेंटियन ने विनली का पीछा करना शुरू कर दिया था। जबकि वह सहमत थे कि वैलेंटियन शायद दोबारा विनली के साथ कुछ नहीं करेगा, बेनेडिस ने डेवी को चेतावनी दी कि दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश ना करे, क्योंकि किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं हो सकती। सच में डेवी ही अकेला था जिसने कोशिश की थी। जवाब में डेवी ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और दबाया। अपनी ताकत दिखाने के बाद उसने बेनेटिस से कहा कि उसे बीमार मरीज की तरह ट्रीट ना करे। उसने वादा किया कि वह अपने छोटे भाई की सलाह मानेगा और फिर भी परेशानी से दूर रहेगा।
डेवी ने सोचा कि देर सवेर उसके भाई उसकी असली ताकत डिस्कवर कर लेंगे, तो उसने सोचा कि उनसे इसे और छुपाना बेहतर नहीं होगा। विनली को ज़्यादा राहत महसूस हुई ये जानकर कि डेवी खुद का बचाव करने के लिए काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा उसने अपने ओपोनेंट को ऑफ गार्ड पकड़ा था, जबकि वैलेंटियन अपनी तलवार का वजन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। डेवी खुद भी अपने ओपोनेंट की शर्मनाक हार से हैरान था। उसकी बात करें तो वैलेंटियन अभी भी गुस्से में था। वह अपने चेम्बर्स में चीज़ें तोड़ रहा था, अपना गुस्सा निकालने के लिए, जबकि उसके सर्वेंट्स उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। वैलेंटिन ने डिक्लेयर किया कि वह बॉल्डी के युग का अगला प्रिंस था और वह दूसरे नोबल्स के सामने बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। आखिरकार वह एक रेडिएंट फिगर की इमेज बनाना चाहता था जिसके पास एक्सेप्शनल टैलेंट्स थे। और तो और दुनिया में कुछ ही चीज़ें थीं जिन तक उसकी पहुंच नहीं थी, जिसकी वजह से लगभग सब कुछ उसकी पहुंच में था। इसलिए वैलेंटियन को प्रिंसेस विंडली से प्यार हो गया था और उसे अपनी भविष्य की पात्नी चुना था, क्योंकि उसकी खूबसूरती के अलावा उसका एक मीडियम लेवल का एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन भाई भी था और वह इस शादी के जरिए एक सबऑर्डिनेट बन जाएगा। इस सब के अलावा वैलेंटियन ने क्वीन राउंड के साथ सब कुछ अरेंज कर लिया था और पूरा प्लान तैयार था, जिससे उसे उसकी सफलता का यकीन और बढ़ गया था। लेकिन अब उसके रास्ते में एक रुकावट आ गई थी और सबसे बड़ी बात, उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। नतीजे के तौर पर वैलेंसियन का गुस्सा पहले से ज़्यादा तेज था और जैसे ही उसने अपने आसपास सब कुछ बर्बाद किया, उसे डेवी को बेइज्जती करने के लिए ख़त्म करने की एक असीम इच्छा महसूस हुई। लेकिन जैसे ही उसने यह आइडिया बोला, एक आवाज़ ने पूछा कि क्या यह सच में वैलेंटियन की इच्छा थी। अचानक आवाज़ से हैरान होकर उसने पूछा कि कौन बोल रहा है। एक फेमिनिन प्रेजेंस मैनिफेस्ट हुई और प्रिंस को बताया कि वह उसकी इच्छा पूरी करने में मदद कर सकती है। अभी भी कंफ्यूज था, प्रिंस ने पूछा कि वह किससे बात कर रहा है। औरत ने खुद को चारियो के रूप में इंट्रोड्यूस किया और उसे वह नाम याद रखने को कहा। फिर वह प्रिंस के पास आई, वैलेंटिन से भरोसा करने को कहा, क्योंकि तभी वह अपनी इच्छा पूरी कर पाएगा। कुछ देर बाद टूर्नामेंट का दिन आखिरकार आ गया। एमी ने डेवी को इन्फॉर्म किया कि उसका भाई अरीना में एंटर करने वाला है। वह एक्साइटेड लग रहा था, लेकिन लड़ाई के लिए नहीं। उसने कहा कि उससे अभी बहुत आगे जाना है। मेड ने पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहा था। डेवी ने कहा कि वह बस जोर से सोच रहा था और कहा कि वह जाने के लिए तैयार है, क्योंकि दूसरी चीज़ें इंतज़ार कर सकती हैं। बेनेटिस अपनी तरफ से ऑलरेडी पोजीशन में था। विनली स्टैंड से मैच देख रही थी। सिर्फ वही नहीं, बल्कि पूरी अरीना बेचैनी से लड़ाई का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन बेनेटिस का ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि वैलेंटियन ही था, जो पिछली बार जो हुआ था उसके बाद दोबारा हारने का कोई इरादा नहीं था। प्रोटैगनिस्ट अरीना में पहुंचा। सबको एक्साइटेड देखकर उसने सोचा कि जगह की एनर्जी इनक्रेडिबल थी। वह शुक्रगुजार था कि बेनेटिस का मैच आफ्टरनून में था। उसने न सिर्फ सुबह की लड़ाइयाँ नहीं देखना चाहता था, बल्कि उसे ठीक भी नहीं लग रहा था। जब वह दोबारा विनली से मिला, उसने पूछा कि क्या उसका भाई बेहतर महसूस कर रहा है। डेवी ने अपनी फिजिकल कंडीशन को प्राइवेट रखना बेहतर समझा। उसने सोचा कि उसने बहुत कम उम्र में माना सर्कल कंप्लीट कर लिया था, जिससे उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स को हराने की शक्ति मिली थी। लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था और कभी कभी अपनी एबिलिटीज़ का ज़्यादा यूज़ करने के बाद उसे बदहजमी हो जाती थी। तो उसने सोचा कि अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो उसे अपनी सीक्रेट पावर्स यूज़ करनी पड़ेंगी अपना पेट दर्द ठीक करने के लिए। जल्दी ही बेनेटिस अरीना में एंटर किया, जैसा कि उसकी चेयर की गई। प्रोटैगनिस्ट ने अपने भाई की पॉपुलैरिटी नोटिस की। तब तक उसे नहीं पता था कि उसके भाई का ओपोनेंट कौन था, लेकिन जैसे ही उसने वैलेंटिन को अरीना में एंटर करते हुए देखा, उसे यह बहुत आयरॉनिक लगा कि वही ओपोनेंट रोन के 2 की फिगर्स का सामना करेगा। इसके अलावा उसने सोचा था कि ऐसी लड़ाई होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। मैच शुरू होने से पहले जज ने अनाउंस किया कि ब्लेड्स ब्लंट थे, जिससे तलवारों पर माना यूज़ करना मना था, ताकि किसी ओपोनेंट को घायल या धमकी ना दी जा सके। अपने भाई को घूरते हुए डेवी ने कहा कि ऑडियंस की राय कोई मजाक नहीं थी। विनली अपने जुड़वां भाई को लेकर चिंतित थी, सोचती हुई कि वह हर्ट हो सकता है अगर वह ज़्यादा कैरिड अवे हो गया। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने उसे तसल्ली दी, कहा कि बेनेटिस कोई रुकी नहीं था, इसलिए उसे उसकी सेफ्टी की चिंता नहीं थी। इसीलिए उसने माना कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। लड़ाई पर वापस जज ने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ने को कहा। फिर कुछ मेजेस ने अरीना के चारों तरफ एक मैजिक बैरियर बनाया। वैलेंटियन, जिसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था, फोकस्ड रहा। सिर्फ वही नहीं, बल्कि बेनेटिस भी इसे बहुत सीरियसली ले रहा था। इसके साथ जज ने लड़ाई शुरू करने की इजाज़त दी और दोनों शत्रु आगे बढ़े।
वही ओपोनेंट के खिलाफ डुएल से जज करते हुए प्रोटैगनिस्ट ने कंक्लूजन निकाला कि वैलेंसियन तलवार के साथ अनप्रेडिक्टेबल था। बेनेटिस दूसरी तरफ ने ताकत का यूज करके अपने ओपोनेंट को मैसिव डैमेज दिया और उनके स्टाइल्स की तुलना करते हुए उसके भाई के जीतने के ज्यादा चांसेस थे। इसके अलावा प्रोटैगनिस्ट का मानना था कि वैलेंसियन शायद बेनेटिस के हैवी अटैक्स को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। जब हमला किया गया, वैलेंटिन ने डॉज नहीं किया, उसने वॉर को ब्लॉक करना चुना, उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस को गलत साबित करते हुए। यह देखकर कुछ लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि लड़ाई उन्होंने जैसा सोचा था उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। बदले में प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि वैलेंसियन ने उनके डुएल के दौरान ऐसे एक्ट नहीं किया था और लिटरली एक रात में सुधरना इम्पॉसिबल था। एक जीनियस को भी कुछ फिजिकल एबिलिटीज में महारत हासिल करने में वक्त लगेगा। फिर भी उसने माना कि अगर बेनेडिक्ट हमला करता रहा तो देर सवेर ओपोनेंट अपनी लिमिट्स तक पहुंच जाएगा और थक जाएगा। सिचुएशन को शांति से एनालाइज करने की कोशिश करते हुए भी प्रोटैगनिस्ट को लगा कि कुछ गलत है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि विनली ने कहा कि उसने कभी बेनेडिस को इतनी तेज मूव करते हुए नहीं देखा था। उसने सोचा कि अगर उसके भाई ने इम्प्रूव किया है तो उसे भी और मेहनत करनी पड़ेगी। डेवी ने भी अपने भाई की इम्प्रूवमेंट नोटिस की। जब से वह छोटा था, बेनेटिस ने नाइट बनने का सपना देखा था। 6 साल बाद प्रोटैगनिस्ट अपने भाई की एवोल्यूशन देख सकता था। आखिरकार उसने खुद को इसके लिए डेडिकेट किया था, लेकिन वह अपने ओपोनेंट के बारे में कम जानता था। वैलेंटिन को पहले से इतना अलग लड़ते हुए देखकर डेवी ने सोचा कि वह लगभग किसी और शख्स का सामना कर रहा था। उससे पहले भी यह अजीब सेंसेशन महसूस हुई थी, जैसे कुछ खतरनाक होने वाला है। अपने भाई की बेचैनी नोटिस करते हुए विनली ने पूछा कि क्या डेवी ठीक है। लड़ाई में वापस बेनेटिस ने अपने शत्रु को एनालाइज किया। उसे नहीं लगा था कि वैलेंटिन उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड पर काउंटर अटैक करेगा। उसने अपने ओपोनेंट की परसिस्टेंस की तारीफ की और उसकी अजीब मूवमेंट्स के बावजूद वह जानता था कि वह अपनी गार्ड नहीं हटा सकता। हमला होने का इंतजार करने की बजाय वह लड़ाई को तुरंत खत्म करना चाहता था, तो उसने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग वॉर तैयार किया। लेकिन जैसे ही उसने अपने शत्रु पर हमला किया, वैलेंटिन खड़ा रहा, जानबूझकर हमला होने का इंतजार करता रहा और तलवार को अपने चेहरे के बहुत करीब देखा। बेनेटिस को समझ नहीं आया कि उसका शत्रु ऐसे क्यों एक्ट कर रहा था, लेकिन उसने आखिरी सेकंड में अपना हमला मोड़ दिया। आखिरकार वह उसे घायल नहीं कर सकता था, वरना उसे ऑर्गेनाइजर्स द्वारा सजा मिलती। इसके साथ उसने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे तरीके से जिससे उसके ओपोनेंट को चोट ना लगे। लेकिन यह सब वैलेंटिन की स्ट्रेटजी का हिस्सा था। बेनेटिस के दोबारा हमला करने से पहले उसने अपनी माना अपनी तलवार में चैनल की, और यह जानते हुए भी कि यह कंपटीशन के रूल्स के खिलाफा था, उसने बेनेटिस की जान खतरे में डाल दी। पिछली रात बेनेटिस ने बहुत प्रैक्टिस की थी, कंपटीशन नहीं हारना चाहता था। फिर डेवी अपने भाई से बात करने आया, कहता हुआ कि वह उसकी वजह से सो नहीं पा रहा था। डेवी अपने भाई से बात करने आया कहता हुआ कि वह उसकी वजह से सो नहीं पा रहा था। डेवी ने मेंशन किया कि विनली पहले ही सो चुकी थी और पूछा कि बेनेटिस वैसा क्यों नहीं कर रहा था। उसके भाई ने जवाब दिया कि वह सो नहीं पा रहा था, जिससे वह थोड़ी प्रैक्टिस करने लगा। बेनेटिस ने यह भी माना कि उसे आने वाले कॉम्बैट के बारे में अनसर्टेनिटी महसूस हो रही थी, फिर भी उसे यकीन था कि वह जीतेगा। डेवी ने अपने भाई को इनकरेज किया, उसे यकीन दिलाया कि वह नहीं हारेगा और चिंता करने की कोई वजह नहीं है। बेनेटिस के स्ट्रक्चर्ड माना फ्लो को ऑब्जर्व करते हुए डेवी ने नोटिस किया कि उसके भाई के पास एक जेंटल और स्मूथ माना थी। उसने अपने भाई को बूस्ट देने पर विचार किया, जबकि अगर लोगों को पता चलता तो यह एक स्कैंडल होता। डेवी वह रिस्क लेने को तैयार था, तो उसने बेनेटिस से एक पल के लिए रुकने को कहा, कहता हुआ कि वह थोड़ा टेंस है, और उसने उसके कंधों की मालिश करने का ऑफर दिया। लेकिन मसाज के दौरान डेवी ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने भाई को अपनी माना में से कुछ उधार दिया, उसे चेतावनी देते हुए कि प्रोसेस में थोड़ा दर्द होगा। तुरंत बेनेटिस को लगा जैसे उसका पूरा शरीर शॉक में है। डेवी ने बताया कि यह शायद बेनेटिस के रात भर जागने की वजह से था, सोने की बजाय, और उसे ज्यादा आराम करने की सलाह दी। इसी बीच डेवी ने सोचा कि टेक्निक रेसिपिएंट की माना को एक्टिवेट करके काम करती थी, एक चेन रिएक्शन बनाती थी जो उनके पूरे शरीर में माना के बड़े फ्लो को फोर्स करती थी। वह जानता था कि भले ही इसकी सिंपल नेचर लगती थी, यह मेथड एक एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर की ज़रूरत थी और ज़्यादातर जगहों पर माना था। अब सोचा तो डेवी ने एक बार एक जगह के बारे में सुना था जहां टेक्निक माना नहीं थी और वह एक्सेलेंट मसाजेस भी देते थे। प्रोसेस खत्म होने पर डेवी ने एक मैजिकल वर्ड बोला। हैरान होकर उसके भाई ने पूछा कि वह कौन सी भाषा थी, लेकिन डेवी बिना जवाब दिए आगे बढ़ता रहा। एक बार जब वह हो गया, उसका भाई ज़मीन पर था।
उसका शरीर एक्स्ट्रा माना के अचानक बढ़ाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया। डेवी ने सोचा कि यह बोनेटिस को आने वाले बैटल में डायरेक्टली मदद नहीं करेगा, लेकिन यह जरूर उसके भाई को तेज इवॉल्व करने में मदद करेगा। लेकिन वह बोनेटिस को वहां ऐसे ही सोने नहीं दे सकता था। अच्छा नहीं होगा, भले ही इससे ज्यादा सिक्योरिटी मिलती। बेनेटिस ने शिकायत की कि उसके भाई को उससे बेहतर ट्रीट करना चाहिए। कहा कि अगर विनली होती तो डेवी उसे अपनी पीठ पर उठाता। डेवी ने इसे मना किया, लेकिन बेनेटिस को तुरंत सोने को कहा, वरना वह उसे एक और बहुत ज्यादा इंटेंस मसाज देगा। बेनेटिस ने 2 बार नहीं सोचा और अपने कमरे की तरफ भागा, संतुष्ट होकर कि उसका भाई अब ज्यादा सेफर होगा। डेवी भी रात के लिए चला गया। प्रेजेंट में वापस, जिस पल बेनेटिस को उसके अपोनेंट की मैजिक ने मारा, उसका भाई ने जो शील्ड दिया था वह एक्टिवेट हो गया उसे बचाते हुए। उसने तुरंत वैलेंटियन की तलवार को दूर धकेल दिया। उसे बेनिटेस को घायल करने की कोशिश को जारी रखने से रोक दिया। भीड़ ने नोटिस किया कि वैलेंटिन की तलवार नॉर्मल नहीं थी। ऊपर से उन्होंने बेनेटस को बचाते हुए एक माना शील्ड भी देखा। वीआईपी बॉक्स से विनली ने चीयर किया, अपने भाई के ओपोनेंट को हराने का जश्न मनाते हुए। लेकिन जब उसने साइड में देखा तो डेवी अपनी सीट पर नहीं था। अरीना के अंदर शील्ड के बावजूद भी बेनेटिस अभी भी घायल था। मेजेस ने तुरंत लड़ाई खत्म कर दी और वैलेंटियन को हटा दिया। सिर्फ उसे रूल्स तोड़ने के लिए डिस्क्वालीफाइड ही नहीं किया गया, बल्कि उसे सजा भी दी गई। ऑर्गेनाइजर्स ने डिक्लेयर किया कि उसके एक्शंस देशों के बीच जंग भी शुरू कर सकते हैं और तुरंत वोल्टिस नेशन को नोटिफिकेशन भेजा। वैलेंटियन का सर्वेंट उन्हें आगे ना बढ़ने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, अपने प्रिंस से कुछ कहने की भीख मांगता है। लेकिन वैलेंसियन ने सर्वेंट को गर्दन से पकड़ा और ताकत का एक एग्जैजरेटेड प्रदर्शन करते हुए डर से भरी भीड़ के सामने उस गरीब आदमी का सर फोड़ दिया। इस एक्ट ने ऑफ कोर्स सबको पूरी तरह से शॉक्ड कर दिया। आखिरकार किसी ने नहीं सोचा था कि एक प्रिंस पब्लिकली अपने एक सर्वेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और तो और सबको लगा कि वैलेंसियन पूरी तरह से पागल हो गया था, और एक तरह से वह गलत नहीं थे। जब से उसकी चैरियट से मुलाकात हुई थी, वैलेंसियन वैसा नहीं रहा था। अरीना में जो पागलपन फैल गया था, उसे देखकर कुछ लोग सीन से भागने लगे। प्रिंस वैलेंटियन पागल हो गया था और पूरी तरह से टूटने की कगार पर था। ऑर्गेनाइजर्स को पता था कि उन्हें कुछ करना होगा, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उस हालत में किसी को रोकना आसान नहीं होगा। तब प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ा। वह अपने छोटे भाई के पास गया और उसे बताया कि मैच खत्म हो गया है और उसने इनक्रेडिबल काम किया है। बेनेटिस ने मेंशन किया कि उसने एक माना बैरियर बनाया था। प्रोटैगनिस्ट ने फिर एक प्राउड स्माइल दी। वह जानता था कि माना बैरियर एक हाई लेवल माना एबिलिटी थी जो अपने क्रिएटर को नुकसान से बचाती थी। डेवी ने अपने भाई पर एक बैरियर लगाया था सेफगार्ड के रूप में, लेकिन बेनेटिस के सेफ होने की असली वजह उसकी अपनी ग्रोथ थी। भले ही बोनाटुस सिर्फ 14 साल का था, यह कुछ ऐसा था जिस पर कोई भी प्राउड होगा। अपनी इमेच्योरिटी के बावजूद उसके पास क्लियरली बहुत पोटेंशियल था। डेवी ने सोचा था कि उसका भाई रोएगा और दर्द की शिकायत करेगा, लेकिन बेनेटिस ने उसे हैरान कर दिया था। फिर भी उसने बोनेटिस को कहा कि उसने काफ़ी कर लिया था और अब आराम करने का वक्त था। बेनेटिस को फिर स्ट्रेचर पर अरीना से बाहर ले जाया गया। इसी बीच अरीना के दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम अभी भी बढ़ रही थी। वैलेंसियन बहुत बड़ा हंगामा कर रहा था। इसी बीच कुछ ऐसा जिसे प्रोटैगनिस्ट को सॉल्व करना था। कुछ मेजेस ने पागल प्रिंस को रोकने की कोशिश की, लेकिन मैजिकल अटैक्स यूज करके भी वह सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए। वैलेंटिन का दिमाग और शरीर साफ तौर पर बदल गए थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वह मेजेस से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था जिससे वह निपट नहीं सकते थे। तो उन्होंने लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश की, जबकि मैजिकल बैरियर अभी भी इंटैक्ट था। लेकिन ठीक उसी वक्त प्रोटैगनिस्ट अरीना में पहुंचा। वहां पहले से मौजूद मेजेस को हैरान करते हुए उन्होंने डेवी को करीब न आने की अर्ज किया, उसे चेतावनी देते हुए कि ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग था। विनली भी प्रोटैगनिस्ट को अरीना में देखकर उसके बारे में चिंतित हो गई, खासकर इसलिए क्योंकि उसने उसे वहां पहुंचने के लिए मूव करते हुए भी नहीं देखा था। इसके बावजूद प्रोटैगनिस्ट सिचुएशन से निपटना चाहता था। उसने नोटिस किया कि वैलेंटिन किसी चीज से इन्फेक्टेड हो गया था और रिमार्क किया कि लगा जैसे दुश्मन ने सच में कब्जा कर लिया है। वह फिर उसने सोचना शुरू किया कि वह उससे कैसे निपटेगा। डेवी को देखकर वैलेंटियन और भी गुस्से में आ गया। जैसे ही वह प्रोटैगनिस्ट की तरफ बढ़ा, मेजेस ने प्रिंस को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह पागल ओपोनेंट को हैंडल नहीं कर पाए। वैलेंटिन के पास डेवी तक पहुंचने का क्लियर रास्ता था, लेकिन तब विंडली अचानक अरीना में आई। अपने भाई के बारे में चिंतित थी। प्रोटैगनिस्ट उसकी अपीयरेंस से हैरान हो गया। आखिरकार यह उसके प्लान्स का हिस्सा नहीं था। उसे सबसे आखिरी चीज जो चाहिए थी वह थी अपनी छोटी बहन को इन्वॉल्व करना। लेकिन
विनली अकेली नहीं थी जो आई। इलियाना तुरंत बाद आई, प्रोटैगनिस्ट को दुश्मन से दूर धकेलते हुए। डेवी ने ज़रूर यह एक्सपेक्ट नहीं किया था। तब तक इलियाना अरीना में देखी भी नहीं गई थी। वह लगभग कहीं से भी प्रकट हो गई थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वह दुश्मन को खत्म करने के साफा इरादे के साथ आई थी। वैलेंटियन अब तक ठीक से सोच नहीं रहा था और सिर्फ अपनी फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कर रहा था। लेकिन इलियाना जानती थी कि वह क्या कर रही है। उसने एक अटैक किया जिसे ग्रेट माउंटेन डिवाइडर कहते हैं, और दुश्मन को हिट करते ही उसने उसे हवा में उड़ा दिया। यह देखकर डेवी सच में हैरान हो गया। यह पहली बार था जब वह इलियाना को एक्शन में देख रहा था। दुश्मन पर हमला करने के बाद इलियाना ने सोचा कि सिचुएशन सॉल्व हो गई है, लेकिन वह हैरान हो गई वैलेंटियन को अभी भी खड़ा देखकर। भले ही उसका अटैक एवरेज से ऊपर था, वैलेंटियन को सीरियस चोट नहीं लगी थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वह और भी खूंखार लग रहा था। लेकिन कुछ भी करने से पहले इलियाना ने अपना हमला किया। उसे नीचे से वार किया, कई अलग अलग दिशाओं से, उसे हमेशा के लिए नकारा करने के इरादे से। उसने अपनी ब्लेड और हाथ से लगातार हमला किया। दुश्मन के वार सह रहा था। इसका फायदा उठाते हुए इलियाना ने लड़ाई के दौरान कोई एनर्जी नहीं रोकी। उसकी ऐसी एनर्जी के साथ लड़ते हुए देखकर कुछ स्पेक्टेटर्स हैरान रह गए। इलियाना ने सोचा कि वह आखिरकार कामयाब हो गई है। वैलेंटियन लगभग गिरा हुआ और बेहोश था, तो उसने गार्ड्स को हुक्म दिया कि उसके एक्शंस के लिए उसे अरेस्ट करें। विनली ने डेवी को अरीना से दूर खींचने की कोशिश की। उसे कहा कि इलियाना को सब कुछ हैंडल करने दे। इसी बीच डेवी ने इलियाना की एनर्जी की तारीफ की और समझा कि वह ज्यादातर दूसरे स्वॉर्ड्समैन से बहुत बेहतर थी। लेकिन इलियाना ने कुछ ऐसा देखा जो दूसरों ने नोटिस नहीं किया था और वैलेंटियन को वैम्पायर कहा। डेवी को पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन इलियाना दुश्मन की तरफ बढ़ी। बधा हुआ वैलेंसियन भी हिल सकता था और उसके साथ उसने खुद को नुकसान पहुंचाया। डेवी ने दुश्मन के एक्शंस को दूर से ऑब्जर्व किया, फिर भी उसे समझ आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। इलियाना ने दुश्मन को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वह वक्त पर करीब नहीं पहुंच पाई। इसकी वजह से वैलेंटिन ने एक ब्लड टाइड बनाया और जो लोग हमले के करीब थे वह सबसे पहले गिरे। ब्लड मिस्ट के बीच डेवी ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की। विनली को ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अपने बारे में चिंता करने की बजाय उसने डेवी के लिए चिंता दिखाई। उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हुए डेवी ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वह जमीन से उठा और उसे थोड़ा आराम करने को कहा, कहता हुआ कि जब वह जागेगी तो उसे लगेगा कि यह सब बस एक बुरा सपना था। जैसे ही उसने अपनी बहन को इंड्यूस्ड स्लीप में डाला, डेवी ने सोचा कि अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है, वरना हवा में इस नेक्रोमैंटिक मना के साथ चीजें जल्दी से खराब हो सकती हैं। वह अकेला था जो समझ रहा था कि क्या हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने माना कि जब कोई अपनी माना से कनेक्ट करता है तो उनकी पावर्स अपनी अलग पर्सनैलिटीज डेवलप करना शुरू कर देती हैं। लेकिन उसके पास 3 अलग अलग पावर्स थी और हर एक अलग तरीके से बिहेव करती थी। नेक्रोमैंटिक माना बेसिकली एक साइकोपैथ थी जिससे यूज करना सबसे इफेक्टिव था। दूसरी तरफ रेगुलर माना एक सुंदराय थी। भले ही उसे हैंडल करना मुश्किल लगता था, एक बार जब उसने भरोसा डेवलप कर लिया तो वह यूजर की मर्जी से काम करती थी। और आखिर में सबसे जिद्दी थी, होली पावर। इस पावर का किसी की बात सुनने का कोई इरादा नहीं था और उसकी एक आलसी पर्सनालिटी भी थी। इसलिए अगर कोई बड़ा हंगामा नहीं होता तो होली पावर मैनिफेस्ट नहीं होती। लेकिन यह हंगामा काफ़ी था। 2000 की। इसकी वजह से डेवी को रेडियंट ब्लेसिंग मिली, एक 4th लेवल होली मैजिक। अब जब विनली को कुछ देर के लिए ठीक होना चाहिए, उसके पास सोचने के लिए वक्त और जगह थी। उसने कंक्लूजन निकाला कि दुश्मन ने ब्लड टाइड यूज किया था, एक ऐसी पावर जो आसपास के लिविंग बीइंग से लाइफ एसेंस चुरा लेती है। बुरी खबर यह थी कि डेवी के पास अरीना में सबको बचाने के लिए इतनी पावर नहीं थी, लेकिन वह खुश था कि बेनेडिस पहले ही चला गया था और अब जब कोई देख नहीं रहा था, वह सिचुएशन को शांति से हैंडल कर सकता था बिना अपनी एबिलिटीज छुपाने की चिंता किए। लेकिन डेवी के हैरानी के लिए इलियाना जाग रही थी। आखिरकार उसके जैसी एक प्राउड वॉरियर इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। डेवी ने इसे सबसे बुरी पॉसिबल सिचुएशन माना। उसने नहीं सोचा था कि ब्लड टाइड में उसके अलावा कोई और भी कॉन्शियस रह सकता है। लेकिन इलियाना डे फारोन को खड़ा देखकर उसे एहसास हुआ कि सच में एक वजह थी कि वह डिवाइन सोर्ड की नई मालिक थी। लेकिन डेवी बस यह सोच सकता था कि इलियाना कितनी खूबसूरत लग रही थी। थकी हुई होने पर भी वह प्रिंसेस के पास गया और जैसे ही उसने उसके कंधों को छुआ, वह थोड़ा चौंक गई। डेवी ने उससे बात करने की कोशिश की, पूछा कि क्या वह ठीक है, लेकिन उनकी खतरनाक सिचुएशन के बावजूद इलियाना ने उसे दूर रखने की कोशिश की।
मॉन्स्टर अभी भी आज़ाद था और डेवी तो बस मदद करना चाहता था। उसकी रेजिस्टेंस नोटिस करते हुए उसने उसे कहा कि अगर उसे ठीक लग रहा है तो उसे चले जाना चाहिए। लेकिन इलियाना ने डेवी को बाजू से पकड़ लिया, पूछा कि वह ठीक क्यों नहीं महसूस कर रहा था। डेवी को एहसास हुआ कि वह घिरा हुआ है। उसने सोचा था कि इलियाना को कुछ शक होगा, लेकिन तुरंत उसके बारे में कॉन्फ्रंट नहीं किया जाएगा, तो उसने बेवकूफ़ बनने का फैसला किया। कहा कि उसे नहीं पता कि वह मिस्ट से अफेक्ट क्यों नहीं हुआ था। इलियाना के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि उसे उसके लेम एक्सक्यूज पर यकीन नहीं था। भले ही डेवी ने प्राइवेटली सोचा कि उसे मरने के लिए शुक्रिया कहना चाहिए, इसके बावजूद इलियाना ने लड़ाई की कमान संभाली। उसे कहा कि अरीना से बाहर निकले और बाकी उस पर छोड़ दे। उसने जोर दिया कि यह ऐसी सिचुएशन थी जिसे डेवी जैसा कोई हैंडल नहीं कर सकता। यह भी कहा कि उसे उसके पिछले डुएल में बस किस्मत ही मिली थी और किस्मत अब उसकी मदद नहीं करेगी। इलियाना ने डेवी को साफ तौर पर एक हेल्पलेस प्रिंस माना, खुद को बहुत अलग मानते हुए। उसके पास ताकत और नॉलेज थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि प्राचीन ग्रंथों में जिन ब्लड डीमंस का जिक्र है वह असल में वैम्पायर्स थे। उसने डेवी से कहा कि उसने ज़रूर उनके बारे में सुना होगा, एम्फसाइज करते हुए कि ऐसे दुश्मन के खिलाफ किस्मत काफ़ी नहीं होगी। आखिरकार जो कोई भी माना को सेंस या मैनिपुलेट नहीं कर सकता वह सेकंड्स में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। डेवी ने बताया कि दुश्मन किसी को भी बिना लड़ाई के अरीना से बाहर नहीं जाने देगा। इलियाना ने फिर डिक्लेयर किया कि वह उसके भागने के लिए कवर देगी। डेवी ने नोटिस किया कि इलियाना में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, लेकिन किसी वजह से वह उनके डुएल के दौरान से ज़्यादा इमोशनल लग रही थी, लगभग जैसे वह अपने आर्च एनिमी का सामना कर रही हो। एक फ्लैशबैक में इलियाना के पास्ट की एक झलक दिखाई गई। एक बार बचपन में वह रात के बीच में जाग गई और अपनी माँ को ढूंढने गई, लेकिन जब उसे वह मिली उसकी माँ दूसरे इंसान का खून चूस रही थी। भले ही वह बहुत छोटी थी, छोटी इलियाना जानती थी कि वह एक वैम्पायर थी। उसके बाद उसने जो देखा वह कभी नहीं भूली। अब प्रेजेंट में दुश्मन का सामना करते हुए उसने सोचा कि इस दुनिया में अभी भी जिंदा सारे वैम्पायर्स को ख़त्म करना होगा। जब तक वह जिंदा है वही उसका मकसद होगा। लेकिन जैसे ही वह हमला करने ही वाली थी, डेवी ने उसके बाल पकड़े, उसे रोकते हुए। उसने माफ़ी मांगी, लेकिन फिर इलियाना से कहा कि उसके काम में इंटरफियर ना करे। डेवी को अभी तक नहीं पता था कि प्रिंसेस वैम्पायर्स को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड क्यों थी, लेकिन उसे अब अपनी डिस्गाइज मेंटेन करने की चिंता नहीं थी और वह दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो गया। प्रिंसेस के उसके बारे में जो मानना था उसके विपरीत डेवी के पास वैम्पायर्स के बारे में सच में बहुत नॉलेज थी। उसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान उनके बारे में सीखा था और शायद इलियाना से ज़्यादा जानता था। ऊपर से उसने पहले भी कई वैम्पायर्स का सामना किया था, जिससे उसे एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिली थी। सच में एक और वैम्पायर से लड़ना उसके लिए लगभग थका देने वाला था। जैसे ही उसने दुश्मन को डॉज किया, उसने बुदबुदाया कि पिछले डुएल के मुकाबले यह बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो गया लगता है। लेकिन डेवी वहाँ सिर्फ खुद का बचाव करने या डॉज करने के लिए नहीं था। उसका इरादा अपने शत्रु पर हमला करना और उसे ख़त्म करना भी था। इसके साथ उसने एक वार किया जो दुश्मन के बिल्कुल दिल पर लगा। यह सेलेस्टियल डेमोनिक आर्ट्स का एक एप्लीकेशन था, एक एबिलिटी जिसे डेमोनिक ब्लड एक्सप्लोजन कहते हैं। हिट होने के बाद दुश्मन ने सिर्फ इम्पैक्ट ही महसूस नहीं किया, बल्कि उसे अरीना के पार फेंक दिया गया। यह देखकर इलियाना सच में इम्प्रेस्ड हो गई। आखिरकार जिसे उसने कमज़ोर समझा था, उसने अभी अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का प्रदर्शन किया था। जो अभी हुआ उसे देखने के बाद इलियाना ने सोचा कि वह क्या था। प्रोटैगनिस्ट को अपनी पावर्स यूज़ करते हुए देखकर प्रिंसेस को शक हुआ कि क्या यह इंसानी तौर पर भी पॉसिबल था। तब तक उसे लगता था कि डेवी बस एक आम इंसान है, माना को सेंस करने में अक्षम, और वह तो बस एक नॉर्मल इंसान थी। लेकिन उसने अभी अभी उसे अपनी आंखों से एक स्टैचू तोड़ते हुए देखा था जब वह एक वैम्पायर पर हमला कर रहा था। यह कुछ ऐसा था जिसे नाइट्स और मेजेस को भी करने में मुश्किल होती। उसकी तलवार के साथ भी वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। इससे उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या डेवी सच में बस एक प्रिंस था जो हाल ही में कोमा से जागा था। प्रोटैगनिस्ट ने इलियाना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वह डर से पीछे हट गई। फिर भी उसने इस जेस्चर पर जोर दिया, सोचती हुई कि प्रिंस उसे उठाने में मदद करना चाहता है। इलियाना ने उसकी काइंडनेस को एक्सेप्ट करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह उसके हाथ को छूने ही वाली थी, डेवी ने इलियाना की तलवार उधार मांगी। उसने तब महसूस किया कि वह बिल्कुल भी शिवलरस नहीं था और कंक्लूजन्स पर पहुंचने के लिए शर्मिंदा महसूस हुई। खैर, उसने उसे बताया कि उसकी तलवार तब टूट गई थी जब उसने पहली बार वैलेंसियन को हिट करने की कोशिश की थी। लेकिन डेवी ने कहा कि वह उस तलवार की बात नहीं कर रहा था, बल्कि उस तलवार की जो उसने नेकलेस के रूप में पहनी थी। उसने यह भी कहा कि उसे दुश्मन का सामना करने के लिए एक बहुत मजबूत वेपन की ज़रूरत होगी। डेवी ने डिवाइन सोर्ड को अपनी पावर्स उधार देने के लिए कन्विंस करने की कोशिश की,
प्रोटैगनिस्ट जानता था कि सर्चर सेलेस्टियल ब्लैकस्मिथ ने अपनी जिंदगी काउंटलेस वेपन्स बनाने में डेडिकेट की थी, जिसमें वह तलवार भी शामिल थी जिसने दुनिया को बचाया था। टूटे हुए वेपन्स भी सर्चर के हाथों में नए हो जाते थे, इमेजरेबल ट्रेजर्स में बदल जाते थे। सर्चर की फेम पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गई थी। गार में कंटिनेंट में प्रकार में बागती ही कोरता भी कंटिनेंट में बागती ही सामने, खास तौर पर उसकी 12 बदनाम तलवारें पूरे देश में बिखरी हुई थी और उन्हें नेशनल ट्रेजर्स माना जाता था। लेकिन उनमें से एक ब्लैकस्मिथ की फेवरेट थी तलवार कैल्डरस वाइट गार्डियन। भले ही सर्टर ने बनाई हुई 12 तलवारों में से एक थी, इसकी एक खास कीमत थी। कैल्डरस दूसरों से एक लेवल ऊपर थी क्योंकि इसे ब्लैकस्मिथ के एक दोस्त, जिसे होरेसी कहते थे, तलवार के देवता, के लिए बनाया गया था, जिसने अपनी लाइफ फोर्स को वेपन में डाल दिया था। इसकी वजह से तलवार का अपना ईगो था और वह कॉन्शियस डिसीजंस लेती थी, जिससे कुछ लोग हैरान होते थे जब उन्हें इसके बारे में पता चलता था। लेकिन प्रोटैगोनिस्ट तलवार की असली नेचर को जानता था क्योंकि वह हारिस से मिला था। और हैरिस की पर्सनालिटी जानते हुए वह जानता था कि तलवार को हैंडल करना आसान नहीं था। तुरंत काल्डेरस ने पूछा कि प्रोटैगनिस्ट खुद को क्या समझता है कि उसे ऐसे ही पकड़ ले। इस पर डेवी ने महसूस किया कि वेपन बिल्कुल वैसा ही एक्ट कर रहा था जैसा एक्सपेक्ट किया गया था। क्योंकि तलवार छोटी हो गई थी, डेवी ने आयरॉनिक तरीके से पूछा कि क्या काल्डेरस एक पागल आदमी की तरह चिल्लाने से ज्यादा कुछ कर सकता है। उसने यह भी कहा कि वह बहुत बेहतर तरीके से मिलजुल कर रहेंगे अगर तलवार बस उसके साथ काम करने को तैयार हो जाए। उसी वक्त प्रिंसेस प्रोटैगनिस्ट के पास गई और अपनी तलवार वापस मांगी। डेवी ने फिर कहा कि अगर काल्डेरस उसके साथ लड़ने से मना करता रहा तो इलियाना को तकलीफ होगी। इसके अलावा प्रोटैगनिस्ट इम्प्रेस था कि तलवार की पावर के बिना भी प्रिंसेस फॉग के बीच में फर्म खड़ी रही, महसूस किया कि वह सच में कितनी स्ट्रांग थी। लेकिन उसकी ताकत के बावजूद उसने दुश्मन को ऐसा माना जिसे इलियाना सामना नहीं कर सकती थी, और सोचा कि उसके लिए बेहतर होगा कि वह कुछ बेवकूफ़ी करने से पहले अपनी लिमिटेशंस को पहचाने। इस सब के बीच अपने गार्जियन की हालत के बावजूद तलवार अभी भी मदद करने से मना कर रही थी। प्रोटैगनिस्ट ने फिर महसूस किया कि उसे इसे मुश्किल तरीके से करना होगा। उसने तुरंत तलवार की पावर्स को इन्वोक किया, उसे अपने असली रूप में मैनिफेस्ट करते हुए। तलवार को उसके असली रूप में देखकर प्रोटैगनिस्ट ने रिमार्क किया कि कल्डेरा लगभग वैसा ही है जैसा अफवाहें कहती हैं। काल्डिरुस बदले में ने पूछा कि उसने यह कैसे किया। डेवी ने कहा कि तलवार को बस लड़ाई के दौरान उसे अपनी पावर्स उधार देने की ज़रूरत है और बाकी उस पर छोड़ दे। अगले डेवी ने अपनी स्किल्स को डिवाइन सोर्ड के साथ कंबाइन किया और आसमान से बिजली गिराना शुरू कर दिया। उसके बाद डेवी ने दुश्मन से पूछा कि वह और कितनी देर छुपा रहेगा। उसने अपने सामने एक रिफ्ट देखा और डिक्लेयर किया कि अब विलन को खुद को दिखाने का वक्त आ गया है। लेकिन एक मामूली चमगादड़ को अपनी तरफ उड़ते हुए देखकर उसने कहा कि उसे एक वैम्पायर से ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। आखिरकार उसे लगा कि वह एक एडवांस्ड स्पीशीज से निपट रहा था। इस पर वह छोटी चमगादड़ एक फीमेल वैम्पायर में बदल गई। डेवी ने फिर कहा कि वह उसे पहले ही जानता है। वैम्पायर को मिस मेड कहकर कंफर्म किया कि वह ज़रूर क्वीन की सर्वेंट थी। उसे देखकर वैम्पायर औरत ने कहा कि उसने सोचा था कि कोई प्रिंस का सपोर्ट कर रहा है जब उसके सबॉर्डिनेट्स को ख़त्म किया गया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने अकेला एक्ट किया था। सार्कास्टिक डेवी उससे कहता है कि वह सच में अमेजिंग है, लेकिन उससे शर्माने को नहीं कहता और करीब आने को कहता है क्योंकि उसे अब हर वक्त ऊपर देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने यह भी कहा कि अगर वह ज़्यादा देर तक ऊपर रही तो वह शायद अपनी इंटेंशन से ज़्यादा रिवील कर देगी। शर्ली अपनी वैम्पिरिक फॉर्म में इन प्रोवोकेटिव कमेंट्स से इनक्रेडिबली इरिटेट हो जाती है, लेकिन यही तो प्रोटैगनिस्ट चाहता था। तुरंत बाद उसने अपनी डिवाइन सॉर्ड से हमला किया। वैम्पायर औरत बदले में चेतावनी देती है कि अगर डेवी कैटास्ट्रॉफी करता है तो क्वीन खुद को जिम्मेदार नहीं मानेगी। वोल्टिस किंगडम के साथ संबंध टूट सकते हैं, जिससे किंगडम्स के बीच लड़ाइयाँ हो सकती हैं। प्रोटैगनिस्ट महसूस करता है कि अपनी असली फॉर्म रिवील करके दुश्मन शायद उसे हराने का कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसने कहा कि उसका प्लान कामयाब नहीं होगा। लेकिन कामयाब नहीं होगा। उसकी घमंडी बातें वैम्पायर को और भी इरिटेट करती हैं। उस वक्त उसने आखिरकार प्रोटैगनिस्ट पर हमला करने का फैसला किया। उसने अपनी वैम्पिरिक मैजिक यूज़ की इसके लिए, और यह मैजिक हर उस चीज़ को बर्बाद कर देती है जिसे वह छूती है जब वह फैलती है। फिर भी डेवी डॉज करने में कामयाब होता है
और अपने शत्रु से कहता है कि इतना एजिटेटेड ना हो, लेकिन उसके शब्दों का उलटा असर होता है। नतीजे के तौर पर वैम्पायर फिर प्रोटैगनिस्ट पर स्पाइक्स फेंकती है। वह उस पिलर से कूद जाता है जिस पर वह था, लेकिन उसे एहसास होता है कि स्पाइक्स वहां भी उस तक पहुंच गए हैं और उसे मुश्किल से लगते हैं। डेवी गिरते वक्त जितने ज़्यादा स्पाइक्स हो सके उतने डॉज करने में कामयाब होता है, जब तक वह आखिरकार ज़मीन पर नहीं गिर जाता, और एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन की तरह वह हमलों को अपनी ब्लेड से डिफ्लेक्ट करता है। इस पर वैम्पायर औरत मानती है कि उसने उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्म किया है। फिर भी वह दावा करती है कि उसकी ताकत के बावजूद डेवी अभी भी सिर्फ इंसान है। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि उसके शत्रु को इंसानों से इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए। आखिरकार वह एक इंसान की सेवा करती है। गहरी तरह से इरिटेट होकर वैम्पायर का सब्र आखिरकार इतनी प्रोवोकेशंस के बाद खत्म हो जाता है। डेवी फिर भी आर्ग्यू करता है कि यह वैम्पायर लॉर्ड्स का एक ट्रेट है। आखिरकार वह जितने स्ट्रांग होते हैं उतने ही इरिटेटिंग भी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वह सबसे स्ट्रांग स्पीशीज में से एक हैं, इमेंस पावर के साथ पैदा होते हैं और जागने पर वह लीडर्स बन जाते हैं। अगर उनका नेचुरल एनिमी ग्रेट एल्फ नहीं होता तो उन्हें हराना इम्पॉसिबल होता। एक फ्लैशबैक में रिवील किया गया कि प्रोटैगनिस्ट के पास्ट में स्वॉर्ड गॉड ने बताया था कि वह वैम्पायर्स को वॉर करने से पहले इरिटेट करता था। यह टैक्टिक उसके शत्रुओं को डिस्टेबलाइज करता था, जिससे उन्हें हैंडल करना आसान हो जाता था। उसने यह भी रिवील किया कि वैम्पायर्स खास तौर पर घमंडी होते थे, तो उनकी रैंक जितनी ज़्यादा होती थी, उनके ईगोज़ को घायल करना उतना ही आसान होता था। अब प्रेजेंट में प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि फ़ैरन एम्पायर हैरिसी पर बहुत भरोसा करता था, और वह सोचता है कि वह कैसे रिएक्ट करते अगर उन्हें हैरिस की असली नेचर पता चलती। फिर प्रोटैगनिस्ट लड़ाई में वापस आता है। कुछ दुश्मन के हमलों को डॉज करने के बाद उसने अपनी तलवार से काउंटर अटैक किया, लेकिन वैम्पायर खुद का बचाव करने के लिए मैजिक शील्ड यूज़ करती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वह कोई आर्म डिफेंस यूज़ नहीं करती। इसकी बजाय यह एक ब्लड शील्ड है। काल्डेरस ने रिमार्क किया कि वह शायद एक काउंटेस का सामना कर रहा है। भले ही उसकी रैंक बहुत हाई नहीं है, वह एक प्योर ब्लड है और आसानी से एक लॉर्ड को चैलेंज कर सकती है। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट डिक्लेयर करता है कि उसे हराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। काल्डेरस फिर भी सवाल पूछता है कि क्या वह सच में वही कर सकता है जो वह कहता है। डेवी हाँ कहता है, और फिर पूछता है कि क्या तलवार खुद डरी हुई है। जवाब सुनने से पहले उसे हमला किया जाता है। शर्ली कहती है कि जो लोग ऐसी सिचुएशंस में शांत रहने का दिखावा करते हैं उनका हमेशा वही अंजाम होता है। उसने यह भी कहा कि वह लड़की जिसे डिवाइन स्वॉर्ड मिली थी अपनी ताकत के बावजूद बेहोश हो गई थी। इसके अलावा उसका इरादा प्रिंस को हराना और उसे कम से कम इंटैक्ट छोड़ना है, क्योंकि उसे उसकी एफिशिएंसी के प्रूफ के रूप में उसका शरीर पेश करना है। फिर उसने डेवी पर हमला किया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट का अपने दुश्मन के लिए चीज़ें आसान करने का कोई इरादा नहीं है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि खड़े रहने और हिट होने का इंतजार करने की बजाय वह सीधे अपने शत्रु की तरफ बढ़ता है। डेवी के एक्शंस को देखते हुए वैम्पायर औरत उसे पूरी बेवकूफ़ी कहती है और उसे एक बार फिर मारने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने ना सिर्फ हमले को डॉज किया बल्कि वैम्पायर के पीछे भी पहुंच गया। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने शत्रु पर हंसा, कहा कि उसे कुछ नहीं पता, खासकर तलवारबाजी के बारे में। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि तलवारबाजी एक ऐसी कला है जो सिर्फ बार बार तलवार चलाने से कहीं ज़्यादा है, और अपनी सारी ट्रेनिंग का यूज़ करते हुए उसने काल्डेरास की स्किल को दुश्मन के खिलाफ यूज़ किया। उसे मायूसी में भेज दिया जब उसे एहसास हुआ कि वह उसे डॉज नहीं कर सकती। उसे तुरंत सीधे हिट किया जाता है और वह ज़मीन पर ऐसे गिर जाती है जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर करता हुआ एक मीटियोर। हमले के बाद आसपास का नज़ारा इतना बदल गया था कि प्रोटैगनिस्ट खुद हैरान था उसने क्या किया था। काल्डेरास ने अपने पास्ट के बारे में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन डेवी ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने कहा कि काल्डेरास के क्रिएशन को हज़ारों साल बीत गए हैं, तो वह उसकी पूरी कहानी नहीं सुनना चाहता। आखिरकार बात करने की बजाय वह सच में इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहता था। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि भले ही वह चाहता, तलवार को यकीन नहीं होता कि वह उसके पहले मालिक का डिसाइपल था। काल्डेरास ने महसूस किया कि वैम्पायर ने भागने का फैसला किया है। डेवी ने कहा कि अब उसका पीछा करना अच्छा आइडिया नहीं है। तलवार ने रिमार्क किया कि उसके लिए भी यह खून का सैलाब मतली भरा था। खुशकिस्मती से मिस्ट अब नहीं फैलेंगी, क्योंकि एक्सप्लोजन ने उसके सोर्स को तोड़ दिया था, लेकिन एरिया में अभी भी ब्लड स्टोन्स बचे हुए थे। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि ब्लड टाइड से अफेक्ट हुए लोग
आमतौर पर मर जाते थे या इन्फेक्टेड हो जाते थे। अगर इन इन्फेक्टेड लोगों को खत्म नहीं किया गया तो वह दूसरों को भी इन्फेक्ट कर देंगे। अभी के लिए मिस्ट अरीना तक ही सीमित थी। अगर इसे पूरी तरह से कंटेन नहीं किया गया तो यह बाहर फैल सकती थी और डर पैदा कर सकती थी। इसके साथ काल्डेरस ने प्रोटैगनिस्ट से कहा कि वह खुशकिस्मत है कि ऐसी करोसिव चीज से हिट नहीं हुआ, नोट करते हुए कि अपनी जवानी के बावजूद वह क्लियरली स्किल्ड था। डेवी ने जवाब दिया कि एक तरह से यह सच था। इसके अलावा वह जानता था कि ब्लेड की ऑरा को अवेकन करने में उसे कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि उसकी ताकत दूसरे लोगों की तरह कॉमन मेथड से नहीं बनी थी। जब किसी के पास विजडम और प्रोफिशिएंसी होती है, जिसके साथ एक सर्टेन लेवल की स्किल भी होती है, वह शख्स एक मास्टर बन जाता है। प्रोटैगनिस्ट वैसा ही एक इंडिविजुअल था। और तो और तलवार भी यह महसूस करना शुरू कर रही थी, क्योंकि उसने उसकी इमेजरेबल पावर का थोड़ा हिस्सा महसूस किया था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कॉल्डरस ने नोटिस किया कि प्रोटैगनिस्ट के पास डार्क माना और सेक्रेड पावर्स दोनों थी, और उसे ऐसा कोई पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए वह हैरान था। डेवी ने कहा कि वह आम तौर पर पैराडाइम्स तोड़ता है, लेकिन कॉल्डेरस ने उसे ऐसा रिजल्ट अचीव करने के लिए पागल कहा। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने कॉल्डेरस से कहा कि यह तो असल में सालों की रिसर्च का रिजल्ट था, लेकिन अब वह और बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके पास अभी भी कुछ अनरिजॉल्व मैटर्स थे जिन्हें उससे निपटना था। और क्योंकि वह जो ज़रूरत थी वह अकेला नहीं कर सकता था, उसने काल्डेरस को मदद करने की इजाज़त दी। डेवी ने सोचा कि वह दूसरों के फायदे के लिए खुद को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इससे उसे अपनी पावर्स वापस मिलने में मदद मिलती है तो शायद यह वर्थ इट होगा। भले ही यह उसका आम स्टाइल नहीं था, वह तैयार था उन रिजल्ट्स को देखते हुए जो उसने इमेजिन किए थे। अगले, उसने गॉडेस फ्रेया से प्रार्थना करनी शुरू की, उन लोगों के लिए इंटरसीड करते हुए जिन्हें ब्लड टाइड ने मारा था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने गॉडेस से इस बारे में कुछ करने को कहा, दावा किया कि वह अकेला नहीं कर सकता। प्रार्थना सुनकर कॉल्डरस ने पूछा कि क्या ऐसे ही किसी देवता से मदद मांगी जाती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने नोटिस किया कि प्रोटैगनिस्ट ऐसी चीजें करने का आदी नहीं था। डेवी डैफ्नी की सैंक्टिटी से अफेक्ट हुआ था और सीखा था कि उसकी पावर की बुनियाद वह फेथ नहीं थी जो देवताओं को सपोर्ट करती थी, बल्कि उसी फेथ की समझ थी। ठीक से कहें तो यह देवताओं का प्यार पाना नहीं था, बल्कि उनकी क्यूरियोसिटी पाना था। क्योंकि कुछ घायल थे, उसने तलवार का यूज करके उन्हें बचाने का इरादा किया। इसलिए उसने फ्रेया से सिर्फ ऐसा करने की इजाजत मांगी। तो रोष से भरा काल्डेरुस ने डिक्लेयर किया कि कोई भी देवता ऐसी बुरी तरह से की गई प्रार्थना नहीं सुनेगा। लेकिन डेवी ने काउंटर किया कि तलवार को देवताओं के बारे में कुछ नहीं पता। उसने कहा कि गॉड का प्यार उन्हें नहीं दिया जाता जो खुद को डिवाउट कहते हैं, बल्कि उन्हें जो डिवाइन क्यूरियोसिटी पाने के लिए एक्ट करते हैं। जैसा कि काल्डेरस ने पहले कहा था, लोगों से अब्जॉर्ब की गई लाइफ फोर्स के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। इस तरह अकेला विकल्प था क्रिस्टल को और भी ज्यादा ताकत से भरना। वह सेक्रेड मैजिक के सबसे बड़े रूप की बात कर रहा था, जिसे सिर्फ डिवाइन ब्लेसिंग के साथ यूज किया जाता था, जिसे सेंट डैफ्ने ने बनाया था, जिसने हर वक्त की सबसे पावरफुल सेक्रेड मैजिक यूज की थी। और उसने कहा कि गॉड्स को पागल लोग पसंद थे, खासकर वह जो बिल्कुल आम नहीं थे। तुरंत बाद आसमान से सेक्रेड मैजिक मैनिफेस्ट हुई। उसने काल्डेरस और प्रोटैगनिस्ट को मारा। तलवार इससे पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि यह एक रैंक 9 पावर थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने सोचा कि वह इतनी इमेंस पावर को रेजिस्ट नहीं कर सकती, और उसने कहा कि प्रोटैगनिस्ट उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन असल में यह उलटा था, क्योंकि वह खुद इतनी पावर रिसीव नहीं कर सकता था। प्रोटैगनिस्ट ने तलवार को एक रिसेप्टिकल के रूप में यूज किया, और अब उसका इरादा इस मैजिक का यूज करके इनर अरीना को ठीक करना था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पावर इतनी स्ट्रांग थी कि अरीना से दूर लोग भी एक स्ट्रांग चमकती हुई रोशनी देख सकते थे। यह सूरज से भी ज्यादा तेज चमकी। और तो और प्रोटैगनिस्ट को सेलेस्टियल विंग्स ने गले लगा लिया और उसके जख्म तुरंत ठीक हो गए। इसके अलावा डार्क मैजिक क्रिस्टल टूट गया और उसके साथ बुराई फैल गई। डेवी ने रिमार्क किया कि एक्सप्लोजन इतना स्ट्रांग था, उसे लगा जैसे उसे कुचल दिया गया है। उसने डिवाइन सॉर्ड को भी छेड़ते हुए कहा कि आखिरकार वह बच गई, लेकिन यह भी कहा कि वह काफी थकी हुई होगी। लेकिन कंट्रोल मेंटेन करना चाहने के बावजूद प्रोटैगनिस्ट को अपनी पीठ में कुछ महसूस हुआ और उसकी ताकत कम होने लगी। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, कुछ उसके सामने प्रकट हुआ। डेवी किसी तरह अपने एट्रीब्यूट्स को देख सकता था, जैसे एक सिस्टम विंडो में, और नोटिस किया कि कुछ चीजें बदल गई थी।
उसने यह भी नोटिस किया कि उसे एक पागल इंसान का निकनेम मिला था और सोचता रहा कि क्या फ्रेया इस डिस्क्रिप्शन के साथ एग्जैजरेट नहीं कर रही थी। ऊपर से वह शख्स जिसे वह फ्रेया मानता था ने बस एक जेंटल स्माइल दी, क्योंकि उसने एक तरह से प्रोटैगनिस्ट में कुछ इंटरेस्टिंग देखा था। कुछ देर बाद जो हुआ था उसे याद करने की कोशिश करते हुए उसने सोचा कि आखिरी बार उसने ऐसी गहरी नींद कब ली थी। पिछले 6 महीनों से वह कुछ न कुछ की चिंता किए बिना सो नहीं पा रहा था। किसी तरह उसे लगा कि इस नींद ने उसके दिमागत को थोड़ा साफ करने में मदद की थी। जागने पर उसने खुद को विंडली के सामने पाया। उसने उसे बताया कि डेवी को फिलिस डची में एक लॉजिंग में ले जाया गया था और पूछा कि उसे कैसा लग रहा है। उठने के बाद उसने पूछा कि वह कितनी देर सोया था। उसकी बहन ने जवाब दिया कि वह 2 दिन से बेहोश था और वह इतनी चिंतित थी, सोचती हुई कि शायद वह कभी जागेगा ही नहीं। इस पर डेवी को एहसास हुआ कि उसकी बहन सच में उसके बारे में चिंतित थी और पिछली बार जब वह बेहोश हुआ था जो हुआ था उसे देखते हुए यह हैरानी की बात नहीं थी। फिर विनली ने मेंशन किया कि उसे एक अजीब सपना आया था जहां वह एक रेड मिस्ट में थी और उसके भाई ने उसे बचाया था, लेकिन उसे इस पर शक था। तो उसने अपने भाई से पूछा कि उस दिन सच में क्या हुआ था। विनली ने यह भी मेंशन किया कि जबकि वह डेवी की जांच कर रही थी उसने कुछ डिस्कवर किया। उसकी पीठ पर एक निशान जिसे उसने स्टिग्मा के रूप में पहचाना, लगभग 3 हाथ लंबी, इतनी बड़ी कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। एक तरह से इससे उसे हैरानी हुई, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि जो दर्द उसे पहले महसूस हुआ था वही यह स्टिग्मा उसकी पीठ पर बनता जा रहा था। यह पहले कभी नहीं हुआ था, फिर भी वह जानता था कि फ्रेया जिम्मेदार थी और सोचता रहा कि क्या उसे सच में उसके शरीर पर इतना बड़ा स्टिग्मा बनाना जरूरी था। विनली ने बताया कि असल में उससे ट्रीट करने वाले प्रीस्ट ने ही स्टिग्मा डिस्कवर किया था। न सिर्फ वह बल्कि पूरी डची को इसके बारे में पता था और बाहर हंगामा हो रहा था। इसके अलावा जब डेवी मिला तो न सिर्फ मिस्ट गायब हो गई थी बल्कि आसपास की सेक्रेड एनर्जी उस पर कॉन्सेंट्रेटेड थी। उसने सोचा कि स्टिग्मा का मतलब है कि एक देवता ने किसी शख्स को अपना प्यार दिया है, और अच्छी बात यह थी कि उसके बारे में सिर्फ यही इंफॉर्मेशन लीक हुई थी। विनली फिर भी को बेहतर समझना था कि उसके भाई के साथ क्या हुआ था। उसे शक था कि उसे अपना राज बताए या नहीं, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने बताया तो क्या होगा, और अगर अब कुछ बड़ा हुआ तो उसका सफ़र और मुश्किल हो जाएगा। इस केस में उसने इन्फॉर्मेशन छुपाने का फैसला किया और बस कहा कि वह कुछ देखने से पहले बेहोश हो गया था, इसलिए वह नहीं कह सकता कि क्या हुआ था। भले ही इसका ज़्यादा मतलब नहीं बनता था, विनली ने अपने भाई पर भरोसा करने का फैसला किया, लेकिन पूछा कि क्या उसे दर्द हो रहा है। इस बारे में सोचते हुए उसने कंक्लूजन निकाला कि वह पहले से बेहतर था, क्योंकि तलवार पर 9th सेक्रेड मैजिक इन्वोक करने के अलावा उसने अपनी सेक्रेड पावर्स भी बढ़ाई थी और रिजल्ट इससे बेहतर नहीं हो सकता था। उसकी माना कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई थी। इसके साथ उसकी तीनों पावर्स इंप्रूव हो गई थी और वह अब एक ऑरा ब्लेड बना सकता था जो एक सच्चे मास्टर स्वॉर्ड्समैन के लायक थी। ऑफ कोर्स सेक्रेड मैजिक वह पावर थी जो तीनों में सबसे ज़्यादा इवॉल्व हुई थी, लेकिन बाय एक्सटेंशन दूसरे भी इंप्रूव हो गए थे, जैसे स्टिग्मा के इफेक्ट से। फिर भी डेवी ने अफसोस किया कि स्ट्रॉन्गर होने के लिए उसे हमेशा ऐसी एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ता था। विनली ने उसे बताया कि उसे नहीं पता कि उसके सोए होने के दौरान कितना पागलपन हुआ था, खासकर जब उसकी मेड एमी को पता चला कि क्या हुआ था और वह उसके बारे में चिंतित थी। उसकी बहन ने यह भी कहा कि मेड के अलावा प्रिंसेस इलियाना भी उसे ढूंढने आई थी और उसे अपने किंगडम ले जाना चाहती थी। कहा कि वहां डेवी को ज़्यादा प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकती है। उसने अपनी बहन का चिंता और देखभाल के लिए शुक्रिया अदा किया, लेकिन कहा कि वह ज़रूर थकी हुई होगी तो उसे आराम करना चाहिए और वह भी वही करेगा। जाने से पहले विनली ने डेवी को कहा कि उसे बेनेतीस के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह टूर्नामेंट कैंसिल होते ही अरीना से चला गया था और खतरे से बाहर था, और मौजूदा हंगामे के बावजूद उसने उम्मीद की कि डेवी जल्दी ठीक हो जाएगा। जैसे ही उसकी बहन उसे अकेला छोड़ गई, वह अकेला रह गया। डेवी ने दोबारा स्टेटस विंडो चेक की जो उसके मार्क के साथ प्रकट हुई थी। उसने नोट किया कि यह एक गेम जैसा लगता है, और इस सिस्टम की नेचर को पूरी तरह से ना समझने के बावजूद उसने कंक्लूजन निकाला कि यह सिर्फ फ्रेया का काम हो सकता है। उसे अभी तक नहीं पता था कि यह उसकी प्रार्थना की वजह से प्रकट हुआ था या डिवाइन मैजिक यूज करने का एक मामूली नतीजा था, लेकिन उसने सोचा कि अभी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर एक आवाज़ ने उससे बात की। उसने कहा कि वह उस पर एक बैरियर लगाने का दिखावा कर सकता है,
लेकिन जानता था कि वह पहले ही किसी और के स्टेटस में झांकने का आदी था। तुरंत डेवी हैरान हो गया और पूछा कि वह कहाँ से आई। उसने कहा कि उसकी सेंसेस को धोखा देने और ऐसे करीब आने की कोशिश करना बहुत बोल्ड था, लेकिन उसने वादा किया कि वह पता लगाएगा कि इसके पीछे कौन था। तुरंत बाद जिस शख्स की आवाज़ थी वह खुद प्रकट हुई और उसने उसे नीचे देखने को कहा। उस एंटिटी ने कहा कि यह सोचकर शर्मिंदा हो रही थी कि कोई उसकी सील तोड़ पाएगा, लेकिन अगर वह डिवाइन विल थी तो उसके पास उसके खिलाफा जाने का कोई वजह नहीं थी। एक फ्लैशबैक में एक पल दिखाया गया जब उसने स्वॉर्ड गॉड के आर्ट के टैलेंट को डिस्कवर किया था। उसने सोचा कि हारिसी किसकी पोर्ट्रेट पेंट कर रहा था। एक पल देखने के बाद उसके सर पर सींगों और आंखों में लाल प्यूपल से जज करते हुए उसने कंक्लूजन निकाला कि यह सिर्फ एक डीमन की पोर्ट्रेट हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके अपीयरेंस से जज करते हुए उसने डिड्यूस किया कि यह डीमन बहुत स्ट्रांग लग रहा था। इसके अलावा पोर्ट्रेट में इतने सारे डिटेल्स थे। डेवी ने डिड्यूस किया कि हरीस इस डीमन को बहुत अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वही अकेला तरीका था जिससे उसे इतने सारे डिटेल्स याद रह सकते थे। बदले में हरीस ने कहा कि यह डीमन खूबसूरत थी। पैराडाइज की कोई भी लड़की उसकी खूबसूरती के मामले में उससे कंपेयर नहीं कर सकती थी। उसका नाम परसेल्क था, लेकिन अब उसकी सिर्फ यादें बची थीं जो उसके पिता के पास थी, क्योंकि जब वह अभी भी इंसान था उसने परसेल्क को अपनी बेटी के रूप में अडॉप्ट किया था और उसे तलवारबाजी सिखाई थी। लेकिन किस्मत की आयरनी यह है कि उसे अपनी बेटी को ख़त्म करना पड़ा और उसे एक जंग खत्म करने के मकसद से सील कर दिया। इसकी वजह से परसेल्क्यू फॉन फारन को डीमन क्वीन ऑफ द अबिस के रूप में जाना जाने लगा। अब प्रेजेंट में डेमन क्वीन ऑफ द अबिस को देखते हुए उसने उसे तुरंत पहचान लिया। यह नोटिस करते हुए परसेल्क ने कहा कि उसकी आंखों ने उसे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। उसे शॉक देखकर उसने पूछा कि डेवी क्या सोच रहा है। उसने बस कहा कि परसेल्क उसने जैसा सोचा था उससे छोटा था। कुछ देर बाद डेवी ने परसेल्क को बांध दिया। उसने कहा कि यह रिसेप्शन बहुत रूड था। कहा कि इंसानों के विपरीत ऐसी चीज़ें उसे इंटरेस्ट नहीं करती थी। डेवी फिर भी ने उसे कहा कि यह कोई मजाक नहीं था। परसेल्क ने जवाब दिया कि क्योंकि यह उनकी पहली मुलाकात थी, उसे समझ नहीं आया कि उसे इतनी हॉस्टिली क्यों ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि इसकी कोई वजह नहीं थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसे यह भी क्यूरियोसिटी थी कि वह किसी इतने रूड शख्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे रख सकती है। डेवी को समझ नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रही थी, तो परसेल्क ने बताया कि वह उसकी पीठ पर वाले मार्क की बात कर रही थी, जिसे एक वेसल के रूप में बनाया गया था जहां उसकी रूह डिपॉजिट की जाएगी। डेवी को तुरंत समझ आ गया कि मार्क इतना बड़ा क्यों था। अब सब कुछ ज़्यादा मतलब बना रहा था, क्योंकि सिंबल असल में एक सील थी जिसे डीमन किंग को कैद करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। एक्सप्लेन करने के बाद परसेल्क ने आज़ाद करने को कहा। दोबारा कहा कि उसे ऐसी सिचुएशंस पसंद नहीं है और उस पोजीशन में रहने से उसे अनकंफर्टेबल और अनडिग्निफाइड महसूस हो रहा था। डेवी ने फिर परसेल्क को उसकी बेड़ियों से आज़ाद किया और पूछा कि एक डीमन क्वीन, एक तलवार में कैद, को उससे क्या चाहिए था। उसने यह भी कहा कि उसके जवाब को कन्विंसिंग और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। पहले उसने खुद को फॉर्मली परसेल्क फॉन फिरौन के रूप में इंट्रोड्यूस किया, क्वीन ऑफ द अबिस जो वॉइड से सबको देखती है। उसने यह भी कहा कि जो कहते हैं कि जब कोई वॉइड में घूरता है तो वह भी वापस घूरता है, वह उसकी वजह से एग्जिस्ट करता था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वह इंसानों और डीमंस के बीच महान जंग का प्राइमरी कारण भी थी। उस पल तक डेवी को कॉल्डेरस के बारे में जो कुछ भी पता था वह यह था कि तलवार को हैरिस ने डीमन किंग को भेदने और जंग खत्म करने के लिए यूज़ किया था। लेकिन अब उसने अभी अभी डिस्कवर किया था कि इसके अलावा तलवार में परसेल्क की रूह थी, जिसे उसके अपने पिता ने वहाँ सील किया था। इसके अलावा परसेल्क दूसरे डीमन किंग से पूरी तरह अलग लग रही थी। डेवी ने पहले माना था कि उसे अपनी पावर गॉडेस फ्रेया से मिली थी, ना कि एक डीमन से। लेकिन परसेल्क ने क्लियर किया कि कॉल्डेरस बस एक फ्रेंडली रूह थी जो उसके साथ तलवार में रहती थी। उसने यह भी कहा कि अगर उसे पता होता कि चीज़ें ऐसे ख़त्म होंगी तो उसने ठीक से गुड बाय कहा होता। लेकिन वह यह भी जानती थी कि कॉल्डेरस ज़्यादा सेंटिमेंटल इंसान नहीं था। सीधे पॉइंट पर आते हुए परसेल्क ने बताया कि डिवाइन विल के मुताबिक उसे तलवार से डेवी में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। डेवी ने कहा कि उसे इसके पीछे की वजह समझ नहीं आई, लेकिन पर्सेल ने कन्फेस किया कि उसे भी नहीं पता, जिससे उसे फ्रस्ट्रेशन हुई। इसके बावजूद सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि डेवी ने तलवार के जरिए सेक्रेड मैजिक यूज़ की, तो परसेल्क ने कहा कि जो हुआ उसकी जिम्मेदारी उसकी थी। इसके अलावा उसमें उसकी पर्सनल इंटरेस्ट थी। आखिरकार डेवी दूसरा शख्स था जिसने डिवाइन सॉर्ड की फुल पोटेंशियल को सक्सेसफुली अनलॉक किया था।
इसकी बात करें तो परसेल्क ने पूछा कि क्या डेवी उससे कभी मिला था। उसने जवाब दिया कि वह मिला था, याद करते हुए कि हारिस हमेशा कहता था कि परसेल्ट वापस आ सकती है। डेमन क्वीन को यह सुनकर खुशी हुई कि उसके